हेलो बच्चों, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंस के लिए उत्तर लेखन पर उसकी स्ट्रेटजी पर चर्चा की थी। ठीक है, और 4 पॉइंट में समझा था कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। पहला पॉइंट था पूर्व अभ्यास, यानी कि आपको उत्तर लेखन की जो शुरुआत है वो अपने प्री के साथ ही शुरू कर देना है। और इस तरीके से आप अगर हर दिन एक क्वेश्चन लिखते हैं और आप साल भर तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो साल के अंत में 365 क्वेश्चन मेंस के लिए भी लिख चुके होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा एक संख्या है। ठीक है, दूसरी बात जो मैंने आप लोगों से की थी वो था समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आप सभी लोगों को पता है यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं, और अगर देखा जाए तो 4000 शब्द में पूरा वो पेपर लिखना होता है। तो अगर औसतन देखा जाए तो 9 मिनट हर क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इस पर हम लोगों ने पूरा चर्चा की थी कि कैसे वो मैनेज करना है। तीसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत कर देना है। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था कि आपको अपने आंसर का मूल्यांकन कैसे करना है, कहाँ से करना है, आपको तुलना किससे करनी है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में अब हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब हम लोग आंसर राइट करते हैं, मतलब उत्तर लिखते हैं, अब चाहे वो आप घर पे लिख रहे हो, कोचिंग में लिख रहे हो, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हो, तो उस दौरान क्या जरूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो एक उसकी जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग के दौरान क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सावधानी रखनी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ आंसर। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी ड्राफ्टिंग ही आपको नंबर दिलाती है। अब और ये आपका सिलेक्शन का मुख्य आधार होता है। आपकी अगर ड्राफ्टिंग अच्छी है, आपने क्वेश्चन अच्छे से लिख के एग्ज़ाम दिया है, तो आपके सफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ड्राफ्टिंग में सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रश्न की मांग क्या है। थोड़ा सा ये टिपिकल चीज़ है यूपीएससी में, क्योंकि आपने जो पढ़ा होता है तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जब पेपर पाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वो ऐसी चीज़ें पूछ रहा है जो लगता है कि आपने पढ़ी ही नहीं है। समझ में नहीं आता है कि आखिर क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्रश्न क्या मांग रहा है, आपको क्या लिखना है। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा गया अकबर के बारे में, आप लिख के चले आए बाबर के बारे में, तो वहाँ तो नंबर नहीं मिलेंगे ना, और आपका वो जो समय आपने उस क्वेश्चन पे दिया वो भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये चीज़ पे ध्यान रखना है, और इसके लिए अगर आपको कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए अगर आपको सोचना भी पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पेपर मिलते ही आप बिल्कुल शुरू हो गए बगैर समझे कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो प्रश्न की मांग समझना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो है संतुलन। संतुलन से क्या मतलब है मेरा? संतुलन से मतलब है कि अब देखने में ज़्यादातर आता है कि एक क्वेश्चन में ही कई पार्ट होते हैं, तो आपको उन सारे पार्ट को एक बराबर वेटेज देना जरूरी है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई प्रणाली की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और भारत सरकार इसके ऊपर क्या उपाय कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा गया
सिंचाई प्रणाली की चुनौतियों के बारे में बताना है। दूसरा पॉइंट है आपका कि सरकार द्वारा इस पर क्या उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है 10 नंबर का। ठीक है, तो अब क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट का जो नंबर होगा वो 5 नंबर होगा और दूसरे पार्ट का जो नंबर होगा वो भी 5 होगा, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दोनों पार्ट ऐसा लिखना है कि उनमें संतुलन बना रहे। ये नहीं करना है कि आपको सिंचाई की चुनौती प्रणालियों के बारे में आपको कुछ ज़्यादा पता है तो आप जबरदस्त तरीके से लिख के चले आए और दूसरा वाला आप 2-3 लाइनों में ही समेट दिए। तो सीधी बात है, अब यहाँ पर आपको 5 में से ही तो मिलेगा नंबर और दूसरा आपने कुछ किया ही नहीं, तो ये 5 तो पहले ही कट गया आपका। अब 5 में से आपको कितना नंबर मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ज़रूरी ये है कि आपको 10 में नंबर पाने हैं ना, सिर्फ 5 आपने किया। आप सोच के आते हैं कि आपने तो क्वेश्चन पूरा कर लिया, यही सोचते हैं ना आप, लेकिन आपने किया कितना है, आपने सिर्फ 5 नंबर के बराबर किया काम, वहाँ पे आंसर राइट किया। और आप चाह रहे हो कि आपको 10 नंबर के हिसाब से आपको उस उत्तर का मार्क्स मिले, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वेटेज होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अब जैसे मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, अब वो 10 नंबर के क्वेश्चन बेसिकली 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे मान लीजिए पहला पार्ट आपको करना है, तो सीधी बात है, इसको 75 वर्ड्स में कर दिए, इसको भी 75 वर्ड्स में कर दिए। ठीक है, अब यहाँ आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसको तो आपने लगभग मान चलिए 125 वर्ड का कर दिया और इसको कितना किया 50 वर्ड का, तो यहाँ पे भी तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 75 वर्ड्स और 75 वर्ड्स के दोनों पार्ट करने हैं, तो आप एक 90 कर गए या 100 कर गए, मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको आपने 100 वर्ड्स में कर लिया। ठीक है, इस वाले को आपने 50 वर्ड में कर लिया। ठीक है, ये चीज चल सकती है, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर आपके वर्ड काउंट नहीं करेगा। अगर आपने 50 वर्ड में उस दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ उत्तर जो प्रश्न की डिमांड के अनुसार जो पूछा गया है, आपने उस चीज़ को सही से लिख दिया है, तो आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया संतुलन, दूसरा जो मेन पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाला है, वो ये है, कई बार आपने प्रश्न देखा होगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग पहले पॉइंट में ले सकते हैं। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि लास्ट में दिया होता है कि इस पर चर्चा कीजिए, या फिर ये दिया होता है विश्लेषण कीजिए, या फिर दिया होता है समीक्षा कीजिए या आलोचना कीजिए, या हो सकता है दिया हो टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए। एक सेंटेंस और आता है विवेचना कीजिए, हालांकि विवेचना और विश्लेषण लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, समीक्षा और विवेचना लगभग एक चीज़ है। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में ये पूछा हो, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया, भारत में सिंचाई प्रणाली के ऊपर चर्चा कीजिए। अब यूपीएससी बेवकूफ़ थोड़ा है कि इस तरह के एक सेंटेंस जोड़ दे भाई, वो तो सीधे सीधे कि सिंचाई प्रणाली के ऊपर लिखिए, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता था, लिख दीजिए उदाहरण। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि चर्चा कीजिए या आलोचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, समीक्षा कीजिए, तो आपको इन वर्ड्स के हिसाब से आंसर लिखना है।
आपको समझना पड़ेगा कि चर्चा में क्या आता है, विश्लेषण में क्या लिखना होता है, समीक्षा में क्या लिखना होता है, आलोचना में क्या देना होता है, ठीक है, टिप्पणी में क्या देना होता है। आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके हिसाब से आपको वो फिर उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, अगला पॉइंट है भाषा प्रवाह। ठीक है, अब एक चीज़ जान लीजिए आप, अगर यूपीएससी में कोई ये कहता है कि आपकी हैंडराइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग हैं, कई आपके सीनियर होंगे, कई आपके कुछ जो जानकारी में लोग होंगे जो या टीचर होंगे, वो ये कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग वहाँ पे मायने नहीं रखती, आपका नॉलेज मायने रखता है, आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता है, तो वो पूरी तरीके से सही नहीं है भाई आपके सामने अगर कोई ऐसी हैंडराइटिंग वाली बुकलेट आ गई जिसको आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप उस पर नंबर क्या देंगे? आप तो इरिटेट होंगे ऊपर से कि एक तो मजबूरी में उसको पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ा जा नहीं रहा है, तो एक काम करो, इसको कम ही नंबर दे दो। ठीक है, तो आपकी जो लेखन है, लेखन वो बहुत ही सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। चलिए, बहुत साफ सुथरा, बहुत ही आप बिल्कुल एकदम इतनी सुंदर राइटिंग नहीं है, लेकिन पढ़ने योग्य होना चाहिए, आसानी से वो पढ़ा जा सके, तो नंबर आपके अच्छे मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है भाषा। अब कौन, सीधी बात है, बहुत लोग हिंदी में लिखते हैं, बहुत लोग इंग्लिश में लिखते हैं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर मैं उर्दू भाषा का प्रयोग ज़्यादा कर सकता हूँ क्या? अरे भाई, क्यों उर्दू भाषा का प्रयोग कर रहे हो? अरे आप सिंपल एक सरल हिंदी जिसे बोलते हैं, सरल हिंदी, अगर हिंदी मीडियम का छात्र है तो सरल हिंदी, बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी नहीं लिखना है, साहित्यिक हिंदी नहीं लिखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, कोई पोएट नहीं बनेंगे, कोई जो है वो अध्यापक नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो है सरल तरीके से अपनी बात को रखना है, बहुत ऐसा कोई सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करना है जो जिसका अर्थ ही नहीं समझ में आए। हिंदी वाले बच्चों के लिए खास तौर से ये ज़रूरी चीज़ है कि उनको अपना जो लेखन है वो साफ सुथरा रखना है और सरल हिंदी का प्रयोग करना है। ठीक है, कोई मात्रा की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पता चल रहा है कि आपकी जहाँ पे छोटी की मात्रा लगना है वहाँ बड़ी की लगा रहे हैं, जहाँ छोटा ऊ लगना है वहाँ बड़ा ऊ लगा रहे हैं, कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, तो मात्रा की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो तीसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है प्रवाह। जब आप उत्तर लिखते हैं तो एक वो फ्लो में होना चाहिए, प्रवाह पूर्ण होना चाहिए। वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, अब उस पैराग्राफ से आप जब नेक्स्ट पैराग्राफ पे स्विच करते हैं तो लगना चाहिए कि वो पहले पैराग्राफ का अंत है और दूसरे पैराग्राफ का शुरुआत है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम से भारत में है, दूसरी तरफ आप एकदम से अमेरिका पहुंच गए। आपका जो उत्तर है उसमें इतनी दूरी नहीं दिखनी चाहिए, प्रवाह पूर्ण होना चाहिए, पढ़ने में लगे कि हाँ ये एक ही उत्तर है, एक ही बात को बताई गई है, वो फ्लो के साथ बताई गई है, क्योंकि पैराग्राफ इसलिए चेंज हुआ क्योंकि अब कुछ जरूरी दूसरे पॉइंट्स उसमें जुड़ रहे हैं। ये नहीं कि आप अभी एकदम से बता रहे हैं मुगल काल के बारे में और एकदम से पहुंच गए पाषाण काल में, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रवाह पूर्ण होना चाहिए, बहुत ही अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, सरल हिंदी रखना है,
मात्राओं की गलतियां ना होने पाए, ग्रामर की मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। और एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये भी है कि आप रंग बिरंगे पेन का यूज़ मत करिएगा, ठीक है। नीला और काला ये दो पेन का प्रयोग कर सकते हैं। काले पेन का प्रयोग कर सकते हैं हेडिंग के लिए, ठीक है, और नीले पेन का प्रयोग कर सकते हैं नॉर्मल चीज़ों को लिखने के लिए। बहुत लोग एक ही पेन से ही पूरा कर देते हैं, वो भी चल जाता है, उसकी मनाही नहीं है। ऐसा नहीं कि दो पेन का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन ये कि थोड़ा सा वो एक हेडिंग वगैरह को जब आप दूसरे पेन से, ब्लैक पेन से लिखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वो आकर्षक हो जाता है और अच्छा भी दिखता है। लेकिन अब आप ये नहीं कि पता चला नीले और काले के अलावा लाल, हरा, पीला, नीला कुछ भी कोई भी पेन उठा लाए और लगे हैं उसको कलाकारी करने में, ठीक है, तो वो भी एक एग्जामिनर के लिए इरिटेटिंग हो जाता है, ठीक है, कि आपको आर्टिस्टिक ही है तो भाई फिर यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे जाइए आप अपना आर्ट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वहाँ पे शुरुआत कर दीजिए, ठीक। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि जो ज़रूरी पॉइंट हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वो चाहे आप अगर एक ही पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी पेन से कर सकते हैं, अगर आप दो पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं। अब हम लोग चौथा पॉइंट हम लोग समझते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपका जो उत्तर है उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। यकीन मानिए ये जो चीज़ है ये आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाती है और यही नंबर गेन करती है। जो इतने सारे बच्चे मेंस लिख रहे होते हैं तो उनके आंसर और आपके आंसर में ऐसा क्या हो जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिले, तो वो है प्रेजेंटेशन। इस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। प्रेजेंटेशन कैसा, देखिए क्या होता है कि लिखता हर कोई है, प्री पास करके आए हैं, नॉलेज सभी के पास है, लेकिन उस लिखने में आप अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को दिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सीधी बात है, कोई भी एग्जामिनर जब उसके सामने ऐसी कॉपी आती है जो कुछ अलग तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है, तो वो खुश हो जाता है और उस खुशी में भी वो नंबर कुछ ज़्यादा करके ही देता है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन के लिए आंसर राइटिंग में आपको, जैसे आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैप बना के अपनी बातों को, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आप उसको मैप के जरिए बता सकते हैं। अब जैसे स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में यूपी के 2 पेपर जीएस में आने लगे हैं, तो अब यूपी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लीजिए यूपी की मिट्टियों के बारे में पूछा गया, मिनरल्स के बारे में पूछा गया, या यूपी के नदियों के बारे में पूछा गया, ठीक है, तो अगर आप मैप बना के उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यकीन मानिए आपके नंबर दूसरे से ज़्यादा होंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्लो चार्ट का प्रैक्टिस करें, और ये एक दिन में नहीं आता है। अगर, और ख़ास तौर से जो बच्चे प्री के बाद मेंस की तैयारी करते हैं उनमें भी इस चीज़ की कमी देखी जाती है, वो फ्लो चार्ट नहीं बना पाते हैं, वो बिल्कुल वही निबंध की तरह लिखना शुरू कर देते हैं, कोई पैराग्राफ नहीं देते हैं आंसर में, कोई फ्लो चार्ट नहीं, एकदम नीरस उत्तर होता है। मैंने कई बच्चों का आंसर देखे हैं, पढ़ने का मन नहीं होता है, तो नंबर क्या देंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है कि ये चीज़ दर्शाता है कि आपको जो पूछा गया है उसके बारे में काफ़ी कुछ डेप्थ नॉलेज है, लेकिन समय क्योंकि 9 मिनट का ही है तो आप उतना कुछ बता नहीं सकते हैं, तो आपने फ्लो चार्ट के जरिए उन पॉइंट्स को आपने बता दिया है, समझा दिया है, तो एग्जामिनर उससे प्रभावित होता है और आपको कुछ प्लस पॉइंट देता है। पिक्चर्स,
जैसे मान लीजिए इतिहास का कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए स्तूप के बारे में पूछा गया है, या अशोक के स्तंभ के बारे में पूछ लिया गया, या मान लीजिए जो मंदिर निर्माण शैली के बारे में पूछ लिया गया, नागर बेसर द्रविड़ के बारे में पूछ लिया गया कि इनकी बारे में बताएं, इसके विशेषताओं के बारे में बताएं। तो अगर आप मंदिर का जो शैली है उसको बनाते हुए अपना उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट हो गया, मैप हो गया, पिक्चर हो गया। ठीक है, पैराग्राफ में लिखने की आदत डालें। बहुत ज़्यादा लंबा लेख नहीं लिखना है, आप एडिटोरियल नहीं लिख रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए, और पैराग्राफ जब आप बदलें तो पहले वाले पैराग्राफ का लगना चाहिए कि वो वहाँ पे अंत है और ये उसी पैराग्राफ का उसके बाद का शुरुआत है, फ्लो दिखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स में आप अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं जरूरी पॉइंट्स। अगर मान लीजिए आपके पास समय कमी है, ठीक है, अब कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को बताना है तो पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, तो उसको पढ़ना इजी होता है। ठीक है, और देखने में भी वो अच्छा लगता है। ठीक है, फ्लो चार्ट हो गया, मैप हो गया, पिक्चर्स हो गए, पैराग्राफ, पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं, इसको करना ही करना है। और ये चीज़ आप अच्छा एक इसका फ़ायदा भी होता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप समय सीमा के अंदर अपनी बात सही से रख पाते हैं, अपने प्रश्न को पूरा कर पाते हैं। नहीं तो 4000 वर्ड लिखना समझ लीजिए पहाड़ चलने से भी कठिन काम है। और एक ही दिन में 2 पेपर जब होते हैं तो हाथ की उंगलियां भी कभी कभी साथ नहीं देती हैं। और मैं तो पीसीएस मेंस जब देने गया था, एक बार ठंडी में पड़ गया था, उतने टाइम तो ये उंगलियां काम ही नहीं कर रही थी। तो आप समझ लीजिए, तो वहाँ पर ये तरीका जो है आपके आंसर को कंप्लीट करता है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, जैसे 20 क्वेश्चन आए तो 20 क्वेश्चन सभी को पता हो, यानी 20 के 20 क्वेश्चन आपको पता हो या आपको उसके बारे में नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। अब उस स्थिति में क्या करें? मैंने एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, पीसीएस में 2019 में मैं देखने गया था मेंस, तो 2017 की बात है। ठीक है, तो उसमें थर्ड पेपर, जीएस थर्ड पेपर में जो प्रौद्योगिकी का पार्ट उसमें आता है, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए थे जिनके बारे में हम लोगों ने कभी सुना नहीं था। सिर्फ मैंने नहीं, जितने भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे सभी परेशान, ये कहाँ से पूछ लिए गए, क्या प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ क्वेश्चन था, 2035 के बारे में प्रौद्योगिकी का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, और उस पर बहुत से बच्चों ने अपने मन से जो है प्रौद्योगिकी का ये फायदा, ये वो दुनिया भर का उसमें पूछा गया था। 2035 का इसका विज़न के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अब उन्होंने लिख के तो कुछ और चले आए, तो क्या लगता है आपको नंबर मिला होगा? मुझे नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, वो भी ये देखता है कि आपने जो लिखा है वो प्रश्न के हिसाब से है कि नहीं है। मान लीजिए आपसे उसने पूछ लिया कि मुगल वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में बताएं, और आप लिखा है सर की वास्तुकला के बारे में, तो आपको किस बेस पे नंबर देगा? भाई आप तो अलग ही कुछ लिख के चले आए ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कत आती है। ठीक है, तो जनरली ये माना जाता है वैसे तो कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, 20 के 20 करने चाहिए, छोड़ के नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता हो, किसी क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आइडिया ही ना हो, कभी सुना ही ना हो उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन की जगह आप बाकी जो क्वेश्चन जो आपको पता है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से आप आंसर राइटिंग में आंसर राइट कर सकते हो, उन क्वेश्चंस के लिए आप उस समय को डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने समय को। 9 मिनट आपका जो इस क्वेश्चन का है, उस 9 मिनट को अपने बाकी के 19 क्वेश्चनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनको अच्छा लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चांस बन सकता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके खराब नहीं आएंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ वैसे ये सभी लोगों का इसके बारे में अलग अलग कहना है कि क्वेश्चन अगर छूट जा या छोड़ना ही पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, कुछ भी लिख के चले आने पे क्या मार्क्स मिलते हैं, और इसके ऊपर कोई सटीक डाटा या कोई सटीक बात उपलब्ध नहीं है कहीं कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं पता है और आपने उसके ऊपर कुछ भी और लिख के चले आए तो उस पर क्या आपको नंबर मिलता है। मुझे नहीं लगता कि नंबर मिलता होगा। चलिए, अब अगली बात जो हम लोग समझते हैं वो ये है कि जब भी आप उत्तर लिखें तो उत्तर में जो भी आप एग्जाम्पल दें, जो भी आप उसमें फैक्ट्स लिखें, जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमी का कोई फैक्ट लिख रहे हैं गरीबी के बारे में, ठीक है, तो जो आंकड़े दें वो ऑथेंटिक होने चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जैसे मान लीजिए हमने बेरोजगारी के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर चर्चा करें, ठीक है। अब आप उसमें कुछ आंकड़े दे रहे हैं कि भारत में इतनी बेरोजगारी है या इतना दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, बेरोजगारी की वजह से ये स्थिति बन रही है। तो आप हवाई तरीके से उसमें डाटा नहीं ऐड ऑन करें, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कहीं ज़्यादा पढ़ा हुआ है, उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। प्लस उसके पास एक मॉडल आंसर पेपर भी होता है, उसको वो पढ़ चुका होता है कि इसमें बेरोजगारी से जुड़े हुए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी आंकड़े हैं वो उसमें दिए रहते हैं, ठीक है। तो आप अपने मन से कुछ भी आंकड़ा लिख दोगे तो मान लेगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो जरूरी है, अब जैसे आपसे बेरोजगारी के ऊपर पूछा या आप गरीबी के बारे में पूछा तो आप नीति आयोग के आंकड़े दे सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के दे सकते हैं, IMF के दे सकते हैं, ठीक है, RBI के दे सकते हैं। तो आपका जो सोर्स है ऑथेंटिक होना चाहिए, और वो जो सोर्स है उसके बारे में आपको वहाँ पे लिख देना चाहिए कि नीति आयोग के अनुसार या फला के अनुसार ये चीज़ है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर वो आंकड़ा मत दीजिएगा। फर्जी वाले और झूठे अपने मन से बना के आंकड़े हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी आर्टिकल के बारे में या कोट के बारे में जैसे आप उसमें लिखना चाह रहे हैं तो अपने मन से कुछ भी कोट बना के नहीं लिख देना है, ठीक। आपको जिसने कहा है उसके बारे में बताते हुए उसको आपको सोर्स, बेसिकली आपका सोर्स जो है वो गलत नहीं होना चाहिए आंसर में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आंसर राइटिंग के दौरान आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक। इसके बाद हम लोग अगले 1-2 लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पिक करेंगे और देखेंगे कि उनका आंसर किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड, ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हुए एक बेहतर आंसर की एक ड्राफ्टिंग सीखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर में किस तरीके से उसका ड्राफ्ट करना है, क्या उसकी इंट्रोडक्शन होना है, क्या मिड पार्ट होना है, क्या कंक्लूजन होना है, क्या उसमें फ्लो चार्ट कैसे बनना है, उसके जो है मैप कैसे बनना है या फिर ग्राफ कैसे बनना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको उससे क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग से जुड़ा कोई भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी की हेल्प कर सकूं। जो मुझे पता है, जो मैंने सीखा है अपनी आंसर राइटिंग मेंस के दौरान, मैंने सीखा है परीक्षा में को कितना तनाव होता है, तो हर पल आप कुछ नया सीखते हैं, और जब आप अगला मेंस देने जाते हैं तो भी आप पिछले मेंस से सीखते हैं। तो जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। इवन किसी को अगर आंसर राइटिंग पे कुछ गाइडेंस चाहिए तो उस पर भी मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।